आवाज आ रहा है? हाँ सर। सर आज हम थर्मोडायनामिक्स चालू कर रहे हैं। ना मुझे लग रहा है आज ही जाएगा थोड़ा, मुझे गैस लॉज में मुझे आज खत्म ही करना है। थोड़ा चीजें देख लो, अगर मिलेगा समय तो कर पाऊंगा, लेकिन शायद नेक्स्ट क्लास ही हो पाए। देख लेते हैं जैसा चलेगा। थोड़ा जल्दी नोट करिएगा तो आज मैं वैसे जो भी हो स्टार्ट करें या ना करें, लास्ट क्लास से मुझे थोड़ा एक कंटिन्यूटी ऑफ सेट। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, ठीक है ना? इनको जैसे जैसे बोल रहा हूँ, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। पहले इसको लिखूं, बताता हूँ, पहले लिखो इसको तो पूरा। ये सिलेबस में है ना? हाँ यार, ये एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी में देखा ना, तो उसमें एक्चुअली में एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन सर उसने ये उसमें लाइन भी लिख दिया है। हाँ, बस एक लाइन लिखा है, तो जब अगर लाइन लिख दिया है तो मैं इसको अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसने एक लाइन लिख दिया है, बस सर उसने कोई उसमें कहानी नहीं सुना है। लिक्विड भी दिया है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लिक्विड वाला काम वेपर प्रेशर कर लेंगे। लिक्विड वाला तो सरफेस टेंशन वाला पार्ट तो आप फिजिक्स में करोगे, वो उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग गैस लॉज है उसमें ये दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बिकॉज अगर मेंशन कर दिया है। सर मेंस के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है? हाँ, मेंस के लिए भी है और एडवांस के लिए भी। एडवांस के लिए थोड़ा देखो, एक्चुअली उसके जो जो बातें वो बोल देता है ना, उसको वो एक्सप्लेन नहीं करता है। उसमें वही एक है, वो लिख देता है कहीं विद दिस कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, वो लिख दिया, कहीं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। तुम देखोगे लगेगा अरे क्या है, लेकिन उसको जब एक्सपैंड करोगे तो बड़ा हो गया एनसीईआरटी। तो सफिशिएंट तो दोनों के लिए ही है, एडवांस के लिए भी और इसके लिए भी। कॉपी करो, समझाता हूँ। आप लोग को होमवर्क क्या बोलते हैं, बुकलेट बना रहे हो ना? सर हो गया। यस सर। बन रहे हैं थोड़ा कि सा नहीं? बाकी है। बन रहे हैं ना? हाँ सर। सर एक्सपर्टीज अटेंडेंस का बहुत सा बाकी है। हाँ ठीक है, अगर उतना तक भी कर लिए तो बहुत बड़ा बात है। इसमें देख लो इसका मतलब क्या होता है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा, लिखा तो है एनसीईआरटी में, जान लो बस। क्वेश्चंस थोड़े, इसीलिए थोड़ा आज मैं सोचा इसे भी चला जाऊं। इस कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को थोड़ा फील करना होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कोशिश करने का। नहीं भी हुआ तो आप बस। सर कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट सॉलिड और लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करता? ना, उसमें थोड़ा कम, उसमें उतना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व फिनोमेना ज्यादा नहीं। यदि नोट करो हो जाए तो बोलना। नोट करो, फिर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा।
सर आप बोलो। सर स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद क्या लिखा है? States of matter act, property between two states of matter as लिख लो जल्दी से, हो जाए तो बोलना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसका क्या मतलब है। मुझे तो बोलिएगा। ये टॉपिक 12th में आएगा? ना ना 12th में क्या आएगा, हो गया गैस क्लास। मतलब ये कोई दूसरे चैप्टर का पार्ट है कि? ना 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 ना, इसी चैप्टर में हो गया। गैस क्लास में जितने सारी चीजें हैं इसी चैप्टर में, पहले मैं तुम्हें पूछा 12th में पूछा। फिजिकल के मैक्सिमम चीजें जो करोगे वो 12th में, उसे 11th में बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में रहता है कि आगे जाता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें जो हो गया हो गया। हो गया। 1 मिनट। 2 मिनट। डन सर। हो गया। सर 1 मिनट।
हो गया। यस सर। एक मिनट। डन सर। देखो इसमें है क्या, ये एंड्रूज को ऐसा लगता था, ठीक है ना, मतलब दो व्यू पॉइंट साइंटिस्ट लोग के आए थे कि बेसिकली गैस और लिक्विड अलग नहीं है। मतलब एक तरीके से वो ये बोलता था कि बेसिकली ये दो वाइडली सेपरेटेड स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, और एक तरीके से गैस को बहुत आप आराम से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन विदाउट एनी ब्रेक ऑफ कंटिन्यूटी। अब इस ब्रेक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, अभी मैं दिखाऊंगा एंड्रूज आइसोथर्म में। बेसिकली अगर इसको देखा जाए, इसको उसने कैसे बोला, उसने बोला अच्छा एक काम करिए, ये हम लोग का एंड्रूज आइसोथर्म था, ये P और V, ठीक है। इसका कैसा बना था ग्राफ, अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे और ऐसे, कुछ ऐसे बना था, ठीक है। फिर कुछ ऐसे हम लोग ने किया था, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ये मान लो कैसा हो गया, ये कुछ धीरे धीरे गैप कम होते गया, तो हम लोग ने ये काम किया था, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कैसा दिखाई पड़ेगा, इस पॉइंट पर आएगा ऐसे ऐसे, इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एंड्रूज बोला था कि मान लो मुझे पॉइंट ए से, मान लो मुझे पॉइंट, या मैं ऐसे देख लेता हूं, मान लो कुछ ऐसा है, कुछ इस, मान लो ये T1 है, मुझे पॉइंट, इस एक को निकालो हटाओ, मान लो मुझे पॉइंट ए से जाना है पॉइंट सी पर। अच्छा, एक कौन सा पाथ है, ए क्या है, ए कौन सा फेज है, वेपर, और सी कौन सा पॉइंट है, सी कौन सा पॉइंट है, लिक्विड। ये उन्होंने किया था, ठीक है। ये ओ है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, थोड़ा बनानी, ये मान लो ये बी है, ये पूरा ठीक है। अब इधर ध्यान देना, एक तो तरीका है कि आप कौन सा पाथ लो, एक तरीका है कि आप कौन सा पाथ लो, ए से सी जाने में, ए पॉइंट से जाना है, ए पॉइंट को जाना है ए ओ बी सी, ये पॉइंट लो, ये भी तरीका है ना। अच्छा, उसने बोला एक और तरीका क्या है, आप क्या करो, आप सबसे पहले ए पॉइंट से आप कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, आप प्रेशर बढ़ाओ। तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ये एक तरीका, देखो मैं एक तरीका दिखा रहा हूँ, एक तो पाथ 1 है, एक तरीका तो पाथ 1 है, वो देख लिया हम लोग ने। एक तरीका है कीपिंग पॉइंट ए को रखो, ए पे जो भी, ए पर मुझे क्या है, वेपर, वेपर को क्या करो, कीपिंग दैट वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ाते जाओ। प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो तुम किसी पॉइंट पहुंचे ए डैश पर, अच्छा जैसे ही मैंने इस टीसी को क्रॉस किया, वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टीसी पॉइंट गैस। मान लो येलो पॉइंट को क्रॉस किया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, गैस में। उसके बाद क्या बोलता है, मान लो तुम अब ए डैश से क्या करो, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट डिक्रीज द वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट डिक्रीज मतलब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑब्वियस बात है क्या होना पड़ेगा, कम, मतलब ऐसे चलना पड़ेगा। अच्छा अब एक चीज पॉइंट देखो, तो मान लो जो मैं ये पॉइंट अभी ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, दैट इज माय पॉइंट, मान लो बी डैश। तुम जैसे ही ए से ए डैश जा रहे होगे, और तुम जैसे ही बी डैश पहुंचोगे, ग्रीन वाला पॉइंट, मैं इसको येलो वाला ग्रीन दिखा चुका हूं ना, चलो ये बी डैश वाला पॉइंट,
जैसे ही तुम बी डैश वाला पॉइंट पहुंचोगे, उस पॉइंट से जस्ट पहले तुमको क्या दिखाई पड़ेगा? गैस। और उस पॉइंट पर क्या दिखाई पड़ेगा? लिक्विड, पूरा का पूरा लिक्विड। और उसके बाद तुम सी पर पहुंचो। तो एक चीज बताओ, पाथ उसके पास एक पाथ क्या था? एक पाथ पहुंचने का है, कौन सा पाथ? एक पाथ है ए ओ बी सी। इस पाथ में उसको ओबी में क्या दिखाई पड़ेगा? दो फेजेस दिखाई पड़ेंगे, इक्विलिब्रियम। दो फेजेस दिखाई पड़ेंगे, एक लिक्विड का और एक किसका? वेपर का। उसको दिखाई पड़ेगा उस इंस्टेंट पर, दो अलग अलग चीजें। लेकिन अगर वो यही ट्रांसफॉर्मेशन करता है पाथ टू, पाथ टू कौन सा हुआ मेरा? ए से क्या करना? ए डैश, बी डैश एंड सी। थ्रू आउट दिस पाथ उसको क्या एक से ज्यादा फेज दिखाई पड़ेगा क्या? इन दिस एंटायर पाथ, nowhere in this path more than two phases exist. मतलब बेसिकली वो यही ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, बट इस केस में, रुको रुको, इस केस में उसको एक से ज्यादा फेज नहीं दिखाई पड़ा। मतलब तुम पॉइंट बी डैश से पहले पूरा गैस और पॉइंट बी डैश पर इमीडिएटली पूरा लिक्विड और उसके बाद लिक्विड। तो एक्चुअली में देयर इज अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन गैस से लिक्विड के बीच में, और इसी को कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट बोलते हैं कि आप वही ट्रांसफॉर्मेशन करा लिए विदाउट इन्वॉल्विंग मोर देन वन फेज इन द एंटायर पिक्चर। आपने एक, मतलब ऐसे समझो, बहुत अजीब सा बात है, तुमको गैस कन्वर्ट भी हो गया लिक्विड में और तुमको बीच में वो गैप भी दिखाई नहीं पड़ा। तुमको पता भी नहीं चला वो कब कन्वर्ट हो गया। मतलब तुम मान लो तुम स्नैपशॉट लेते जाओ, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि लिक्विड के ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। जबकि ए बी वाले पार्ट में क्या दिखाई पड़ेगा? अगर झांकोगे कंटेनर के अंदर तो क्या दिखाई पड़ेगा? दो फेजेस दिखाई पड़ेंगे, दो फेजेस आपको दिखाई पड़ेंगे। कितना, और अगर इसको थोड़ा फील करने वाली बात है, अगर इसको सोच पाओ, कितना चौंकाने वाला बात है कि गैस और लिक्विड के प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो बीच में जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो यार कुछ तो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि लिक्विड और गैस दो जगह, अब गैस मालूम दिखना चाहिए ना, गैस है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। बट इस पाथ के थ्रू, पाथ टू जो ए डैश बी डैश है, आपको ये चीज दिखाई भी नहीं पड़ेगा। मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट भी हो गया without maintaining that continuity, with maintaining no breakage in between, and this is what was known as continuity of state. और हाँ रुको, बहुत साइंटिस्ट लोग का तो ये मानना है कि इसी कंटिन्यूटी को लेकर के, क्योंकि इसी कंटिन्यूटी को लेकर के many think कि लिक्विड कैन बी थॉट ऑफ, अब ये नजरिया है देखने का, कौन कैसे, एज हाईली कंप्रेस्ड गैस। सर हाँ बोलो। तो वेरी लेस कंप्रेसिबल ना? कौन सा? हाँ बोलो। कौन से पॉइंट पे कन्वर्ट होता है गैस लिक्विड में? बी डैश पॉइंट पर कन्वर्ट हो गया पूरा। बी डैश से, हाँ पॉइंट में पूरा लिक्विड एक सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ कन्वर्ट हो गया एक सेकंड में, तो दिखाई पूरा समझ ही नहीं आएगा तुमको पूरा। मतलब तुम कितना, हाँ बोलो। एक्सपेरिमेंटली क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हाँ ये होता है, इसीलिए तो एंड्रूज को ऐसा लगा था कि यार कितना अजीब सा बात है, तुमको इतने डेंसिटीज में फर्क है, गैस है लिक्विड है, और इट इज लाइक, कैसे इसको मतलब वही बोलो, इसको वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसे समझो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद है? यस सर। हाँ सर। वैसा ही कब वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे फेज में चला गया तुमको समझ भी नहीं आया। तो इसीलिए बहुत लोगों का, साइंटिस्टों का मानना ये भी है
कि यार लिक्विड और गैस एक तरीके से दो अलग अलग, एक तरीके से एक डेफिनेशन ये भी बनता है कि लिक्विड को ऐसा मानिए कि अब गैस की ही एक प्रॉपर्टी है जो बहुत हाईली कंप्रेस हो जाता है तो लिक्विड बन जाता है, अदरवाइज वो गैस ही है। सर वो वेपर कुछ अलग आदमी कभी था ही नहीं। और इसीलिए को पहले सुना दो, इसीलिए फ्लूइड किसको लिया जाता है इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज दिस कंटिन्यूटी। फिजिक्स में हम लोग किसको मानते हैं फ्लूइड? फ्लूइड किसको माना जाता है? लिक्विड और गैस। गैस दोनों को माना जाता है। लिक्विड और गैस दोनों को ही फ्लूइड माना गया है। यही रीजन है, ये कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट जो दिखा, और एंड्रूज इसको बोला मेरे नजर में तो ऐसी चीजें हैं, एक ही कंटिन्यूअस ट्रांजिशन है। और तुम इसको इमेजिन अगर कर पाओ तो ये बहुत अजीब सा चीज ऐसे है। अब बोलो क्या डाउट है इसमें? सर इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस मिलेंगे, ये दिखा रहा है हाँ expert। तुम, हाँ देखो, तुम देखो Sir, इसमें एट क्रिटिकल टेम्परेचर देखना, तुमको दिखाई पड़ेगा यूनिफॉर्म, तुमको पूरा एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, तुमको समझ ही नहीं आएगा उसमें लिक्विड बोल लूं कि गैस बोलूं, वो है क्या। तो तो इसका critical- मतलब बी डैश से जस्ट पहले वो लिक्विड गैस था ना, हाँ और बी डैश पॉइंट पे अचानक से पूरा लिक्विड हो गया। मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि बीच में कहीं कोई गैप ही नहीं आया? मतलब या तो गैप आया था, हम लोग देख ही नहीं पाए थे, वो कब का, वो ऐसे भी समझ सकते हैं बी डैश से जस्ट पहले डीएक्स पहले dt टाइम पहले वो शायद लिक्विड ही था, ये भी बोल सकते हैं। जो गैस था वो लिक्विड का प्रॉपर्टी ले लिया था वो। मतलब एक तरीके से दिस इज मोर ऑफ इंट्यूटिव अगर फीलिंग आ रहा हो तो। खैर कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट इतना ही है। बोलो अब इसमें क्या डाउट? सर इसका समरी दे सकते हो, इतना क्लैरिटी नहीं है। हाँ तो इसका से इतना ही जानना है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट में तुम्हारा दो फेजेस, तुम वहां से वहां पहुंच सकते हो विदाउट हैविंग मोर देन वन फेजेस कोएग्जिस्ट। दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। बस यही इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस पार्ट। इसके अलावा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर विजुअलाइज भी नहीं हो पाया तो उतना जरूरी नहीं है। मुझे ख्याल से मुझे लगा था विजुअलाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आई कैन, मुझे लग रहा है कि विजुअलाइज करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो तुमको बस इतना जानना है कि इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। सर रिपीट करोगे? कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट का मतलब जब भी कोई फेज ट्रांजिशन हो जाए, ठीक है, विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ टू फेजेस। तुम एक चीज बताओ, ऐसे तुम्हारे दिमाग में, जानते हो तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? बिकॉज तुम्हारे दिमाग में लिक्विड का पिक्चर है अभी, तुम अभी लिक्विड का एक पिक्चर बना लियो, इसलिए तुम्हारा दिमाग बार बार उसको लिक्विड की तरफ भगा देता है। मान लो तुम एक एलियन होते, आदम जमाने का आदमी होते, इसको लिक्विड देखा ही नहीं और तुम पार्ट 1 लिए होते, तुम्हारे दिमाग में तुमको बार बार वो लिक्विड का जो पिक्चर बना लियो ना तुम माइंड में, इसलिए क्लैरिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको अपने माइंड से उस चीज को क्या करना है, हटाना है, और तुम वो हटा नहीं पा सकते बिकॉज लिक्विड का पिक्चर तो बना हुआ है, देखे हो तुम। लेकिन मान लो अगर तुम्हें कुछ ऐसे होते, कुछ नहीं मालूम, गैस से तुम्हारा मुलाकात होता और तुम ये पात लिए होते, तुम यही बोलते यार मुझे दो चीजें अलग अलग दिखाई नहीं पड़ी, मुझे ऐसा ही दिखाई पड़ा कि यही चीज इस हाई टेम्परेचर पे ऐसा बन जाता है और लो टेम्परेचर पे ऐसा रहता है। बेसिकली मैं लिक्विड को एज अ हाईली कंप्रेस्ड, हाईली डेंस गैस भी बोल सकता हूँ। सर तो ये कन्वर्जन है, उसको कोई भी अभी तक करेक्टली मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाँ, ये मिलेगा तुमको ये। अरे ये क्रिटिकल पॉइंट पे दिखता है, तुम एनिमेशन में डालना क्रिटिकल पॉइंट पे गैस और लिक्विड, वो कैसा दिखाई पड़ेगा तुमको, समझ ही नहीं, दोनों पॉइंट्स पर दोनों के डेंसिटी सेम हो जाते हैं, ये दिखता है, इसलिए ये है एक्चुअली में, तो बोल दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, ये वाला पार्ट है। खैर अगर विजुअलाइजेशन नहीं भी है तो भी इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो दिस टर्म कि दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, बस इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। ठीक है सर, इसमें इतना ही पढ़ना है ना हम लोग? हाँ इतना ही पढ़ना, और इसमें कुछ नहीं, वो भी इतना ही लाइन है मेरे ख्याल से, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है ना कुछ आता है, बस ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए फैक्चुअल कि पॉइंट गैस कैन ऑल्सो बी मेड टू, जैसे पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा, पॉइंट ए से सी जा सकते हैं थ्रू दिस पाथ ए डैश बी डैश सी एंड दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। यस, यही बोल अब इसका फैक्चुअल क्वेश्चंस है ही नहीं, क्वेश्चन ना, क्वेश्चन है ही, आएगा नहीं, बोल तो दिया एक ही क्वेश्चन।
डिफाइन करना है बस, बोल तो दिया इसका कोई ठीक है क्वेश्चन सर, नहीं। समझ। हाँ क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छा एक और चीज देखो, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, एक ये भी देख लो, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर, ये भी एक पार्ट है, ये तो मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, बट इसको जान लो। फॉर्मूला जान लेना, इस पर एक क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। क्या होता है, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स बोलते हैं इसको। रिड्यूस्ड प्रेशर नहीं, रिड्यूस्ड इक्वेशन बेटर हो। इसको जान लेना, वैसे ये मेंशन नहीं है बट इस पर क्वेश्चंस आ सकता है, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, लिख सकते हो, कहीं मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके पेस में या आगे जाकर आ सकते हैं। तो जस्ट फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है। पी आर होता है किसी भी चीज में रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, जो भी गैस है, डिवाइडेड बाय उसका क्रिटिकल प्रेशर। रिड्यूस वॉल्यूम क्या होता है, सर ये रिड्यूस वॉल्यूम, अरे इसको नाम दिया गया है, रिड्यूस नाम दिया गया। इसका टी क्या होता है, सर वी रियल है ना? हाँ हाँ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बाय क्रिटिकल वॉल्यूम, जो इसका गैस है कोई- तुम्हारा, डिवाइडेड बाय टीसी। Sir, इसका VR कोई- represents V reduced, right? यस, एंड टीआर रिप्रेजेंट्स रिड्यूस टेम्परेचर। फॉर्मूला का कोई प्रूफ है? अरे डेफिनेशन है, प्रूफ क्यों करें, तो डिफाइन किया गया है ना। देखो इससे होता क्या है फायदा, ये तो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन का क्या प्रूफ। P प्लस 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अच्छा P को कैसे लिख सकते हैं बताओ, P को V को कैसे लिख सकते हैं, इसमें तो डरने का जरूरत नहीं है, आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है, याद रखना फॉर्मूला। एप्लीकेशन तो है बट ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बोलूं उतना ही रखो, ऐसे भी बहुत हो गया गैस लॉस, इसलिए ज्यादा नहीं, इसको बस याद रखना। इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2 क्वेश्चन कराऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा वीसी कितना होता है बताओ, पीसी कितना होता है बताओ, पीसी कितना था वैन डर वाल्स के लिए, वीआर कितना है बताओ, 3B सी होगा ना, 3B। देखो तो यहां तक ठीक है, 8A/27B। देखो तो यहां तक ठीक है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कॉमन ले लूं, A/27B² अगर कॉमन ले लूं, ये कितना है बताओ, सर A/9B² ले लो ना। नहीं एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कट जाएगा, देखो तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखो तो ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर, ये अच्छा आर आर तो कट ही गया, इधर तो आर आर काट देते हैं पहले, अच्छा क्या क्या कट जाएगा बताओ इस इक्वेशन से, 27B² और A पूरा कट जाएगा। यहीं से काट रहा हूँ, यहाँ से 27 कटेगा, यहाँ से 27 कटेगा,
सर बी भी कट ए यहाँ से बी शॉर्ट कट जाएगा ना। हाँ सर। तो फाइनली तुम्हारा क्या इक्वेशन बचा? इस इक्वेशन में ध्यान दिए एक फायदा है, बताओ क्या फायदा है? मैंने किसका टेंशन अपने लाइफ से हटा दिया? कॉन्स्टेंट्स का कांस्टेंट्स A and का। B। यही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हर एक गैस का ए और बी के वैल्यूज अलग अलग होते हैं। तो मैंने इस कांस्टेंट्स को ही हटा दिया। सर लेकिन मेजर करने के लिए तो कांस्टेंट ये रहेंगे ना, पी रिड्यूस मेजर करना। नहीं, ये दो चीजों को हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर दो गैसेस के लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स ये बोलता है कि अगर दो गैसेस के रिड्यूस प्रेशर, ये क्वेश्चन आपको मेमोराइज करना है, रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम सेम हो तो उसका टेम्परेचर सेम होगा। अच्छा एक चीज बताओ, इधर बताओ, आइडियल गैस के लिए बोलते हैं ये बात। एक चीज बताओ, देखो थोड़ा प्रैक्टिकल जान लो क्या इसका मतलब है। अगर मान लो मेरे पास दो गैसेस हैं, रियल गैसेस, जो पे आइडियल लेते हैं, मैं बोलूं आइडियल गैस है, ध्यान सुना इधर, और मैं बोलूं आइडियल गैस है, दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, दोनों के टेम्परेचर के बारे में बताइए, क्या बोलोगे? सेम है कि डिफरेंट है? और मोल सेम है, मान लो सेम बोल दिया ना। क्यों सेम बोल दिया? बिकॉज वहां पर पीवीएनआरटी लगा लिए। अब वही सेम काम रियल गैस के लिए करो। दो रियल गैस हैं, दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, मोल सेम है, टेम्परेचर के बारे में बताइए क्या होगा? सेम होगा कि डिफरेंट होगा? प्रेशर वॉल्यूम सेम, व्हाट इज टेम्परेचर? बोल सकते हैं सेम है क्या? कुछ आंसर नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं बोल सकते हैं? ए और बी का वैल्यू चेंज होता है। हाँ, ए और बी के वैल्यूज अलग हैं। तो बेसिकली जब एप्लीकेशन में आगे जाते हैं, अब तुम लोग को तो उतना जानने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम करते हैं तो भाई ये हो गया कि भाई इसके लिए तो ठीक है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे गैसेस आए, सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम पर, आइडियल गैस टेम्परेचर बोल दिए सेम। रियल गैस के लिए टेम्परेचर के बारे में वी कैन नॉट से सेम टेम्परेचर, कैन नॉट बी सेड। व्हाई? Because the two gases have different values of A and B. तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक रिड्यूस्ड इक्वेशन बनाया। इस रिड्यूस्ड इक्वेशन में एक फायदा है, देखो क्या है फायदा? पूरा का पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है? पीआर, वीआर और टीआर। तो इसका मतलब अगर तुमको ये कभी मालूम पड़ा आगे जाकर के लैब में, या कभी भी तुम आगे जब एप्लीकेशन किए कि अगर दो रियल गैसेस के रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम, ये जो पीवी सेम था आइडियल गैस के लिए, अब यहाँ बेटर टर्म होगा, इफ टू रियल गैसेस हैव द सेम रिड्यूस्ड प्रेशर एंड सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम, देन वन, एक चीज और पक्का है, क्या? उनका जो रिड्यूस्ड टेम्परेचर है वो क्या होगा? वो क्या होगा? सेम होगा। एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। सो इफ टू गैसेस हैव सेम reduced pressure and reduced volume, इससे हम लोग बता सकते हैं without getting into that tension of A and B that the two gases have same what? Reduced temperature. अभी के लिए लिमिट योरसेल्फ टू दिस ओनली, फॉर्मूले से काम करो, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मैं थोड़े क्वेश्चंस करा देता हूं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। मतलब हम लोग ने एक ऐसा इक्वेशन बना लिया कि अगर हर एक गैस का मुझे
अरे लैब में मुझे हर एक का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम सब मालूम है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे दो गैसेस को चाहिए कि उनका टेम्परेचर सेम हो, तो बेसिकली मैं ऐसे प्रेशर और रिड्यूस वॉल्यूम को सेम कर दूं तो उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इतना मुझे मालूम पड़ी है, तो इसका एप्लीकेशन आगे आता है। खैर यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है। सर ये फाइनल फॉर्मूला है क्या? हाँ ये फॉर्मूला। एंड व्हाट इज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स? वही ये लाइन है जो ग्रीन के अंदर लाइन है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। मुझे क्वेश्चन बनाना था ना यार आगे जाकर के। तुम्हारे लिए अभी तुम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो ना, जो तुमको थोड़ा सा गैप्स आता है कि सर ऐसे कैसे, पर जब तुम प्रैक्टिकल डोमेन में जाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक आते हैं, ये और भी अलग है। तो एक इक्वेशन चाहिए होता है, एक इक्वेशन चाहिए होता है ताकि आगे आपके प्रैक्टिकल डोमेन थोड़े आसान हो। तो इसीलिए आपने एक रिड्यूस्ड इक्वेशन और रिड्यूस्ड वेरिएबल का केस लिया। हाँ बोलो। इसके अंदर अगर एक्चुअल इक्वेशन जो है जहाँ से आपने लिखा है VC और सबका वैल्यू लिखा है वही चेंज कर दे तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ वही क्वेश्चन कैसे पूछेगा एक बनाता हूँ, वो कर लो, आराम से समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में कुछ लॉजिकल वाला पार्ट नहीं, वो तो इतना है तुमको बस ये टर्म, बहुत सारे किताब तो ऐसे दे देंगे, दिस इज नोन एज अ बताओ। आगे बढ़ू, क्वेश्चन दो एक मिनट। इसका बेसिक एप्लीकेशन क्या है? सो हम लोग को एक क्वेश्चन चाहिए था कि अगर तुमको ये मालूम हो जाए कि दो गैसेस हैं, उनका रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस वॉल्यूम सेम है, तो उनका रिड्यूस टेम्परेचर भी सेम है, ये मुझे मालूम है। इस इक्वेशन से ए और बी का टेंशन हट गया, बस इसीलिए एक ऐसा इक्वेशन बनाया। जैसे आइडियल गैस में तुम बहुत आराम से बोल देते हो सर पी और वी सेम तो टेम्परेचर सेम, लेकिन आप रियल गैस के लिए नहीं बोल सकते। लेकिन रियल गैस के लिए रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस वॉल्यूम सेम, तो उसका रिड्यूस टेम्परेचर सेम। समझा? यस सर। जल्दी नोट करो, आज खत्म करना मुझे तो न्यूमेरिकल भी। कौन सा? वैल्यूज ऑफ हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। रियल गैस के लिए पीवी सेम है, एन सेम है, तो आप टेम्परेचर के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिकॉज ए और बी डिफरेंट, हमेशा फंस जाओगे। सर पीआर का यूनिट नहीं होगा ना? इसका ना ना कोई यूनिट नहीं, इनमें से किसी का कोई यूनिट नहीं। अब कुछ क्वेश्चन दूं, एक दो अच्छे क्वेश्चन देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। दूं एक क्वेश्चन? यस सर। है ना, सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं आएगा, जस्ट नो दिस टर्म्स, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ हाँ फॉर्मूला बेस्ड है। सर व्हाट इज द रिड्यूस टेम्परेचर? व्हाट इज द रिड्यूस टेम्परेचर का फॉर्मूला वो था ना, T by The TR। digit. Sir, what is the number which you wrote? ओ 0.7277। Okay. सर तो कैलकुलेट रिड्यूस ये, हाँ बस, सर ये सब ही आएगा मतलब बस फॉर्मूला? हाँ हाँ हाँ, अरे ऐसे समझो कि तुम बाकी लोगों से थोड़ा आगे जान लियो, ज्यादा तो है ही नहीं, मैंने पहले ही बोला ना, तो मेंशन भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत चीजें अगर पूछ देगा तो ज्यादा तो पूछेगा नहीं। कॉम्प्रिहेंशन में जैसे आईटी डाल दिए, होगा क्या ना, ऐसे डाल देगा, अपना डिफाइन कर देगा, बोलेगा अब निकालो। तो भाई जान ही के चलो पहले से, ज्यादा क्यों जानना है, ज्यादा भी नहीं जानना है, बस ऐसे समझो अगर बाकी लोग जितना जानते हैं आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा जाना है, थोड़ा सा, रिसर्च नहीं करने बैठना है। ये सब कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसको करो। जल्दी बताइए इसका आंसर। सर आपको भेजा है। हाँ वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड, राइट। सबको आ गया इसका आंसर?
यस, वेरी गुड, समझ में आ गया। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आएगा, मीत सही है। वेरी गुड। सर बस इक्वेशन ही तो सॉल्व कर। हाँ, और कुछ नहीं करना है। ये पहला हो गया। आंसर कितना है इसका? 10.36। 35। वेरी गुड, ये सबको आ गया। हाँ अच्छा, सर अब ये एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन, टफ नहीं, अब ज्यादा टफ तो पूछता नहीं है। अच्छा, मान लो ये मेरा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। अच्छा, इसका पहले का रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर। हाँ, पहले का डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जो मैंने दिया है यूज करना ही है उसको। ये थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन को तुमको टफ बनाकर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा। मैक्सिमम जो पूछ सकता है आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड। सर इसमें अच्छा, करना इधर क्या है? हाँ बता रहा हूँ ना पहले। वीएम का मतलब, वीएम का मतलब मोलर वॉल्यूम, मतलब कितने मोल का वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम। 1 मोल, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में 1 मोल लिया गया है। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, कैलकुलेट, और ये मेरा मैंने इक्वेशन चेंज कर दिया, तो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। 32 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा, जो आप लोग को न्यूमेरिकल्स करा रहे हो उसका अच्छे से बना रहे हो ना, क्या बोलते हैं, नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना? यस सर। बजट मत करना। सर ऑयलर्स नंबर एक कांस्टेंट है क्या? कौन सा? ऑयलर्स नंबर, ये ई जो दिया है। हाँ हाँ, ये तो कांस्टेंट ही होता है। सर तो मतलब वो हर जगह क्यों आता रहता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है उसका? हाँ, उसका सिग्निफिकेंस तो है, बहुत ज्यादा है। किसी दिन बताऊंगा उसका। ई कोई मतलब ये बोल रहा हूँ ना, ई ही क्यों यूज किया जाता है? हाँ सर, मतलब और हर जगह आ जाता है, और फिर उसका नेचुरल लॉ का बेस होता डिफरेंशिएट है। किया भी तो भी बहुत, मतलब उसको डिफरेंशिएट किया तो वही वैल्यू निकलता है फिर से। इस सब पर तो है, इस सब पे अच्छा है, सोचोगे बताऊंगा। खैर अभी तो पहले आज ही खत्म कर लूं, लेकिन इसमें पूछे हो तो है उसका, तुम सही बोलो, उसका मैं, उसका एक बहुत ही लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन है। ये ई नंबर में कुछ खास बात है, देयर इज समथिंग हिडन विद इन दिस ई, और तभी आता है। चलो इसका करो पहले, इसका आंसर देखते हैं कौन करता है। इसका आंसर बताइए क्या करता है। मान लो मैंने इक्वेशन चेंज कर दिया, 32 ग्राम मिथेन है, 300 केल्विन 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, उसका रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस टेम्परेचर का वैल्यू 3 दिया हुआ है। रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस टेम्परेचर। अब बताइए क्या होगा आंसर। किसी को आया आंसर? वॉल्यूम निकालना है लीटर, ठीक है ना?
आंसर आया? मीत, अजितेश, सर एक मिनट। अनुराग कर रहा है? परिल? हाँ सर, समझ नहीं रहा सर हो ही ना। कर कर कर। मोलार वॉल्यूम को लिख सकते हैं क्या रिड्यूस प्रेशर के फॉर्म में? मोलर वॉल्यूम कैसे लिखना है? रिड्यूस प्रेशर के फॉर्म में। अरे रिड्यूस प्रेशर तो ऐसा ही होता है ना, तो बता दिए ना प्रेशर रिड्यूस क्या होता है, P बाई PC। फिर रिड्यूस वॉल्यूम के फॉर्म में सर, वो वाला, इसलिए मोलार दिया ना, तो n से डिवाइड करना वो सही अप्रोच रहेगा। n से क्यों डिवाइड कर रहा है? पहले तुम यही निकाल, बाद में n मल्टीप्लाई कर देना, तुम इसी पे निकालो ना। ठीक है सर। तो इसको 1 मोल ही मान के चलो ना, बाद में कर देना पूरा। किसी को नहीं आ गया? सर मैंने 2 आपको मिनट। chat पे भेजा है। नहीं अनीश, गलत है, बस थोड़ा सा गलती की हो, सर थोड़ा सा गलती की हो अनीश। ये जो निकला है, ये आंसर फॉर 1 मोल निकला है ना। बोलो। सर अप्रोच ये होगा ना कि ए एंड बी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे। पहले तो ये निकालना पड़ेगा तुमको। सिंपल अप्रोच तो सिंपल ये है कि PR P बाई PC इंटू V बाई VC T बाई TC का वैल्यू दिया हुआ है 3। यही करना है ना, 1 मोल के लिए वैल्यू निकालना है, 1 मोल के लिए निकाल दिए वैल्यू। अब 1 मोल के लिए PC तुमको मालूम होना चाहिए, VC मालूम होना चाहिए, TC मालूम होना चाहिए। कि याद है कैसे निकाले थे हम लोग PC VC TC? हाँ सर, डेल P बाई डेल V डिफरेंशिएट करके कर डबल लिए हो। डिफरेंशिएशन। हाँ, अगर कर लिए हो तो उसका डेटा यूज करो, अदरवाइज क्वेश्चन में लंबा चलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। P मालूम है कि नहीं? P कितना है? सर 2। इसका वो डेटा कैसे यूज ये a बाई 4b स्क्वायर बाई हाँ। e स्क्वायर, P कितना होता है मतलब बताओ? 1 P बाई इसका e कितना होता है? स्क्वायर। इसका सर P कितना आता है बताओ? a बाई 4b स्क्वायर e स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट पेज पे जाओ। हाँ सर, आप ये क्वेश्चन करवा दो ना। हाँ ठीक है। सर एक मिनट, पिछला पेज। सर ये होमवर्क में दे दोगे डिफरेंशिएशन करके हमें? ये तो हो Already जाना किया हुआ। चाहिए। यस सर, होमवर्क में दे दो।
ये भी होमवर्क में दे दूं? कर लो Presentation में होमवर्क। यस चलो करो होमवर्क। चलो सर आंसर लिख दो। नहीं सर आंसर मत लिखो करना। लिख दिया आप तो, ठीक है चलो करो। ठीक है। अप्रोच समझ में आ गया ना? सबसे पहले पी पीसी वीसी टीसी निकाल, उसके बाद आगे बढ़, ठीक है? चलो यस सर। अच्छा इधर देखो, वेपर प्रेशर डिटेल्स आप करोगे आगे लिक्विड स्टेट में। सर आपने पढ़ाया है वेपर प्रेशर? हाँ मैं सर। पढ़ाया तो हूँ, नहीं मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन इस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो नहीं पढ़ाया। तो गैस लॉज में आप लोग के बुकलेट में कुछ न्यूमेरिकल इस पर भी हैं, जो अच्छे वाले हैं उनको देखना है। पढ़ाया तो है, मतलब उससे काम नहीं चलेगा, तो न्यूमेरिकल जो है अच्छे वाले। इधर ध्यान दो, डिटेल्स लिक्विड स्टेट में, ठीक है? और इस पे गैस लॉज और गैस और लिक्विड को जो करते हैं उसको कैसे। अच्छा किसी को याद आ रहा है कि कैसे क्या स्टार्ट किए थे हम लोग? ध्यान सुना इसको, और इस पर जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको देखना है, वो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तुम मान लो एक कंटेनर में लिक्विड रख दिए और यहाँ पर ओपनली क्या लगा दिए, कंटेनर में क्लोज। अच्छा याद है मैंने क्या बोला था? किसी एक टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कंडेंसेशन रेट। हाँ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इवेपोरेट। मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे। अच्छा क्या पूरे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे क्या? नो सर। नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे? जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई है, ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, ये किससे प्रूव होता है? हम लोग ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि नहीं? यस सर। तो सरफेस पर भी ना, लिक्विड के सरफेस पर भी एग्जैक्टली गैसेस जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। मतलब ये कि लिक्विड के सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स होता है जिनका की बहुत कम होता है। बीच में रेंज में, याद है बीच वाले रेंज में ज्यादा रहते थे, इस वाले रेंज में। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बहुत हाई वाले थे, और कुछ ऐसे भी थे जो बहुत लो वाले थे। तो जो हाई वाले हैं बहुत कम रहेंगे, बट वो एस्केप कर जाएंगे, ठीक है? अच्छा इधर ध्यान दो, जैसे ही एस्केप करेंगे, मैंने कि अब इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो वेपर फेज में गए वो कोलाइड करके, ये मैंने बताया था, किससे कोलाइड करेंगे? अपने से या फिर वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करके क्या करेंगे? कंडेंस। वापस कंडेंस करेंगे। मुझे एक चीज बताइए सबसे पहले, रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा रहेगा ग्राफ? रेट ऑफ इवेपोरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा रहेगा? वेपर इवेपोरेट होता रहेगा ना एट सर्टेन टाइम्स, पूरा लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा ना? नहीं होगा। पहले बताओ, कंटेनर क्लोज है ना, मुझे बताओ रेट ऑफ इवेपोरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा रहेगा? सर पहले कम होगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। मान लो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा कि कांस्टेंट रहेगा कि इंक्रीज करेगा? पहले इंक्रीज करेगा, सर पहले इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज constant करेगा फिर होगा। कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये हमेशा से कांस्टेंट रहेगा। अच्छा एक चीज बताओ ध्यान से, मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चंस में आएंगे, गैस लॉज में है तो मेरा मेन फोकस है वहां, इसके बाद गैस लॉज खत्म। मान लो आप सरफेस के ऊपर, मान लो ये सरफेस बना रहा हूँ लिक्विड का, मिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? अब उतना तो बनाऊंगा नहीं मिलियन ट्रिलियन, मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल ही माना, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 0.1% मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, या 1% मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है 1%, तो चलो इसको थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, 1000 मान लेते हैं और 10% मान लेते हैं, जस्ट समझाने के लिए। 10% मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी गेन किया है ताकि वो वेपर फेज में चले जाए। मैक्सवेल यही बोलता है ना कि सबके अलग अलग है, कुछ मॉलिक्यूल्स हाई से मूव कर रहे हैं, कुछ लो से मूव कर रहे हैं,
तो 10% मान लेते हैं, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे गैस फेज में? मान लो अब टाइम t0 पे कितने ऊपर जाएंगे? 100 का 10% कितना? 10 मॉलिक्यूल। सर वो 1000 लेना सर होगा। 100। कितना? और ठीक है ठीक है, कितना मान ले इसको? 1000 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, चलो 10%, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दो, 10 मॉलिक्यूल ऊपर गए, नेट सेकेंड इंस्टेंट पर सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 90। वापस नहीं, वापस पानी से नीचे आ जाता है, फिल कर लेता है उसको। हर इंस्टेंट सरफेस पर कितना रहेगा? ये 9th में किए भी होगे, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। ऐसा नहीं कि अब 100 में से 10 चले गए तो 90 बचे हैं। अरे नीचे से सरफेस के मॉलिक्यूल जो है नीचे में लिक्विड, वापस वो आकर के फिल कर दिए। तो हर इंस्टेंट कितना इवेपोरेट कर रहा है? हर टाइम रेट मतलब पर यूनिट टाइम मान लो, 1 सेकंड में 10, नेक्स्ट सेकंड में कितना इवेपोरेट करेगा? 20। 10 फिर हाँ सॉरी हाँ 10, फिर नेक्स्ट सेकंड में 10। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन टाइम के साथ क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये पहला पॉइंट याद रखना। ये ऐसा नहीं कि सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया वो फिल्ड अप कर देगा, मॉलिक्यूल वापस वही आ जाएंगे। सरफेस का फिनोमिनन है, सरफेस पे जितने एक्सपोज रहेंगे उतना जाएगा। अब ध्यान दो, ये तो कांस्टेंट हो गया। कंडेंसेशन टाइम t0 पर कितना रहेगा? टाइम t0 पे मान लो पहले वैक्यूम था, ये लगा, ध्यान से सुनना, तो कंडेंसेशन 0, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल ऊपर गए 1 सेकंड में, और मान लो कंडेंसेशन में 1% नीचे आया। क्यों? कंडेंसेशन का मतलब क्या है? वेपर जो है वो टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है? अपने आप से टकराएगा, वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएगा, लिक्विड से टकरा करके वापस कंडेंस कर सकता है। इनिशियली 100 मान लो, ये रेट ऑफ कंडेंसेशन किस पर डिपेंड करेगा? मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। मैं अगर मॉलिक्यूल्स का पॉपुलेशन वेपर फेज में बढ़ाते जाऊंगा तो कंडेंसेशन का रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा ना। पहले समय में 10 ऊपर गया और उसका मान लो 10% ही मान लेते, ताकि मैं इंटीजर वैल्यू ले लूं, और 10% मान लो कितना नीचे आया? 1 मॉलिक्यूल नीचे आया। तो नेक्स्ट इंस्टेंट कितना गया? नेक्स्ट इंस्टेंट ऊपर गया 10 और उसका 10% नीचे आया। तो एक चीज देख रहे हो, हर इंस्टेंट रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन हर इंस्टेंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ एवापोरेशन कहां है? रेट ऑफ एवापोरेशन अपनी जगह पर क्या है? फिक्स्ड है। पहला इंस्टेंट, फिर से सुनो, पहला इंस्टेंट 10 ऊपर 1 नीचे, तो वेपर फेज में कितने आ गए? वेपर फेज में बच गए 9। नेक्स्ट इंस्टेंट कितना गया? 10 ऊपर गया तो 19 होना चाहिए, लेकिन अब नीचे भी कितने आया? 10%। देखो 1.9 नीचे आएगा। अब इमेजिन कर लो, इंटीजर तो एग्जैक्टली वैल्यू सेट नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंस्टेंट कितना? फिर 10 ऊपर गया, तो 10 ऊपर गया, लेकिन अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए वेपर फेज में, तो अब ज्यादा नीचे भी आएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन सेम हो जाएगा। हाँ सर। होगा। उस समय के बाद क्या होगा? मान लो ये समय आया, एक ऐसा समय कि 10 ऊपर जा रहे हैं, कभी 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद 10 ऊपर जा रहे हैं और 10 ही मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं। पहले 1% मॉलिक्यूल नीचे आता था ना, 10% ऑफ दिस नंबर तो बढ़ रहा है। 10% पहले 1 था, बाद में 1.9 था, कभी ना कभी वो 10% ऑफ दैट नंबर विल बी इक्वल टू 10 ऑल्सो, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स ऊपर आ गए। तो उस इंस्टेंट के बाद क्या होगा? रेट ऑफ इस टाइम के बाद क्या होगा? रेट ऑफ एवापोरेशन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उस समय जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसी को कौन सा प्रेशर बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर।
सबको यहाँ तक क्लियर है कि फिर से बताना पड़ेगा? यस सर। ये क्लियर है? अब इसको सर गैस पर लॉस, जैसे हाँ जैसे बोलो। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तभी सर क्या क्या? ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम नहीं होगा। समझ में नहीं आया मेरे को, आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम नहीं होगा। ना, इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है? इवेपोरेशन सिर्फ डिपेंड करता है अपने सरफेस पर। तो अपने सरफेस पर तो हमेशा कितने मॉलिक्यूल्स हैं? हर इंस्टेंट 100। वो ऊपर जा रहा है, हर इंस्टेंट 10 फेंक रहा है ऊपर, नीचे से उसको लिक्विड वाले, नीचे जो लिक्विड है, नीचे लिक्विड होगा ना, वो वापस आकर के फिल कर रहे हैं। फिर वो हर इंस्टेंट 10 फेंक रहा है, वो हर इंस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है 10 10 10। लेकिन कंडेंसेशन का जो रेट है, कंडेंसेशन का रेट, वो क्या करेगा? वो तो डिपेंड करता है वेपर फेज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। पहले 10 फेंका तो 10 का 1%, एक नीचे आ गया, 9 बचे हुए थे। नेक्स्ट इंस्टेंट तो 19 आया ना, 19 का 1%, तो अब ज्यादा नीचे आएगा ना। नेक्स्ट इंस्टेंट और ज्यादा मॉलिक्यूल आए तो 1% ऑफ द नंबर हमेशा नीचे आ रहा है। एक ऐसा समय आएगा ना जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, और उस समय पर रेट ऑफ कंडेंसेशन किसको बोलेंगे? रेट ऑफ इवेपोरेशन। और तभी स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। हाँ, स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम। उसको अब इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स के बाद चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस इंस्टेंट के बाद तुमको यहाँ का वेपर प्रेशर कैसा दिखाई पड़ेगा? दिस वेपर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर व्हाट? व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, आफ्टर टी इक्विलिब्रियम। तुम निकालो, तुमको मिलेगा कांस्टेंट, तुम छोड़ दो। अच्छा, अगर लिड नहीं लगाए होते तो क्या होता? तो पूरा कंडेंस नहीं करता। हाँ, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन ही नहीं होता। तब ये पूरा कहानी बोलने की जरूरत ही नहीं है। तब तो आपको कम से कम उन वेपर फेज को मौका देना है कि एस्केप ना करें। एस्केप कर जाए तो क्या होगा? तब आओ 1 साल बाद, 2 साल बाद, हो सकता है बर्तन का पानी हो तो सूख गया हो, समुद्र है तो चलेगा, डिपेंड करता है। उसको तो साइकिल मिल जाता है, तो डिपेंड करता है। खैर, तब तो बात ही नहीं करना, इसीलिए मैंने क्या लगाया ऊपर में, ढक्कन लगाना। क्या है? टू अलाउ कंडेंसेशन ऑफ गैस। हाँ यस, वो लगा, मैंने क्लोज लिड लगाया है। नहीं लगाएगा तब कोई बोला मत सर, तब वेपर प्रेशर, तब तोड़ गया पूरा। आगे बढ़ूं पहले? और सर ग्राफ ये टाइप का क्यों है? एज इन कंडेंसेशन का से कर्व्ड क्यों है? फिर से वो तुम्हारा जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा ही रहता है ना। ओके सर, तो जैसे हमने बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेशर, हाँ वैसा ही टाइप का वो टाइप का इक्वेशन आएगा। इक्वेशन और जो, हाँ वैसा ही टाइप का है। और जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, वो भी मैक्सवेल ही टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अभी मैंने बोला ना, बहुत सारी चीजें लिक्विड और गैस को तुम क्या देखोगे, मैंने क्या बोला अभी, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट से लिक्विड को क्या माना जा सकता है? हाईली कंप्रेस्ड गैस। हाईली डेंस गैस। बहुत सारी चीजें आगे आप देखोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम सुने हो? ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं सुने हो ना? यस सर। उसका भी इक्वेशन πVnRT होता है। और PVnRT किसका होता है? आइडियल गैस, गैस का। सेम है, इसीलिए बहुत साइंटिस्टों का दो अलग अलग व्यू है। बोलते हैं कि हम लोग दोनों ही मान के चलो, इसलिए उन्होंने दोनों को बोला फ्लूइड ही बोलेंगे। खैर वो तो, अच्छा आगे बढ़ूं मैं, जल्दी से मुझे करना है खत्म इसको। हाँ सर, है ना? अच्छा लिखूं? Sir, Vandigan, can you go behind? हाँ लो, Yes, sir, done. जल्दी से कहानी लिखिए, और फिर इस पर जो क्वेश्चंस आएंगे उस पे जाना है मुझे। मैं तो, ये तो कहानी आप लोगों को मालूम हो गया, बट इसका गैस लॉज में कैसे यूज है उसको देखना है। और इसमें ठीक है, सर प्रीवियस दिखा सकते हो क्या, पॉसिबल है? जल्दी का। इसका भी मैथमेटिकल इक्वेशन है। किसका मतलब, किस चीज का? रेट ऑफ कंडेंसेशन का। ना, रेट ऑफ कंडेंसेशन तो दिख ही रहा है, सरफेस फिनोमेनन है, उसका मैथमेटिक्स नहीं, हाँ। वो प्रेशर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, तो वो टाइप का कोई इक्वेशन। ना एक्सपोनेंशियल है सर। अच्छा हाँ लिखो। इस पर सबसे बड़ा चीज है, मुझे जल्दी से कहानी लिखिए, एंड लेट मी गिव यू सर्टेन क्वेश्चन अच्छे वाले हैं, नहीं तो उसमें डाउट आ जाएगा। और डिटेल्स में फिर से करेंगे इस पार्ट को लिक्विड स्टेट में, लेकिन अभी बोलोगे सर क्यों करा रहे हैं?
तो चूंकि आप लोगों का गैस लॉज में कुछ क्वेश्चंस हैं बुकलेट में। जल्दी से कहानी लिखो। थोड़ा फास्ट, ठीक है ना। सर वो मॉलिक्यूल्स है ना सेकंड लाइन में। हाँ, मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज। सबको हैंडराइटिंग समझ में आ गया ना? नहीं आया तो बोलना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। वेपर, प्रेशर, लिक्विड स्टेट में डिटेल्स में फिर से थोड़ा इस पॉइंट पे जाएंगे। एज ऑफ नाउ डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सर वो आपने इफ के बाद क्या लिखा है फोर्थ लाइन? इफ कंटेनर इज क्लोज्ड, हो गया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्वेश्चन कैसे आता है। हो गया सबका? सर 1 मिनट। सर थर्मोडायनामिक्स इस वीक स्टार्ट नहीं करोगे ना? हाँ हाँ, इसी वीक करूंगा। अभी क्यों नहीं करूंगा? वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। सर और ट्यूसडे सैटरडे को डाउट्स ना? हाँ, ट्यूसडे कल डाउट रखो और एक सैटरडे रख लो, है ना? अच्छा ठीक है। सर ये जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? जूल थॉमसन इफेक्ट थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। वैसे वो भी नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस तो नहीं है, बट जब थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तो आइडिया दे दूंगा। जूल थॉमसन इफेक्ट वही है जो इन्वर्जन टेम्परेचर था ना, ओके सर। वही है। हाँ, लिखा दूंगा उतना और थोड़ा आइडिया दे दूंगा। सिलेबस में उतना मेंशन नहीं है। शुड नो बस कि सर्टेन गैसेस above a certain temperature
instead of getting cooled they start getting heated up. This is Joule's Thomson. खैर वो आगे देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। चलो आगे बढ़ूं मैं। यस सर। अच्छा सर अब एक देखो इस पर मिनट। जल्दी करो। हो गया? यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लो मैं तुम्हारे पास, अब क्वेश्चन अच्छा बनता है इसमें। मान लो तुम्हारे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक लिक्विड है, टेम्परेचर T पर लिक्विड है, कंटेनर मान लो कुछ भी वॉल्यूम उठा लो, ये मान लो ये 40 लीटर है, ये 60 लीटर है, मैं अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है ना। ये लिक्विड जो भी है इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर T मान लो 300 केल्विन पर, क्वेश्चन दिया रहेगा वेपर प्रेशर इज 100 mmHg, और साथ में यहां पर हवा भी है, और जो लिक्विड है उसका वेपर फेज है, और टोटल प्रेशर तुमको दिया हुआ है, मान लो टोटल प्रेशर दिया हुआ है 800 mmHg। बताओ क्या होगा, हवा का प्रेशर कितना है? 700। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा ये बनता है कि मान लो अगर किसी ने, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी ने तो कंटेनर का जो वॉल्यूम है, मान लो दैट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 100 लीटर, या 100 नहीं करते हैं 120 कर लेते हैं ताकि अच्छे से सॉल्व हो जाए। द कंटेनर वॉल्यूम इज इंक्रीज टू 120, ठीक है, यहाँ लिक्विड है 40। एयर जो दिया है वो एयर का प्रेशर है ना? हाँ एयर का पार्शियल प्रेशर है, टोटल पार्शियल प्रेशर 800, तो एयर के कारण जो भी रहेगा 700 और ये रहेगा। अब मुझे पूछेगा फाइंड द टोटल प्रेशर हियर, टेम्परेचर सेम रखा गया है, और अब मैं वैन डर वाल्स की बात नहीं कर रहा हूं लोग, अब वैन डर वाल्स इक्वेशन नहीं बोलूं तो ऑब्वियस बात है आइडियली मान के चलोगे हवा को उसको टोटल प्रेशर दूंगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर एयर का प्रेशर यहाँ कितना हो जाएगा? एयर पहले 700 था, वॉल्यूम कितना कर दिया गया? 175 mm। डबल हो गया ना, 120 कर दिया है ना, वॉल्यूम डबल कर दिया, तो एयर का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? हाफ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है कितना? सर 120 पूरे का वॉल्यूम है ना कि सिर्फ एयर का? ना नहीं, सिर्फ इसका। ओके सिर्फ इसका ये जो कंटेनर हो वो डिपेंड करता है, मैंने अभी 120 इसी को लिया है, तो वैसे देख लेना कितना टोटल कितना किया है। एयर का 350, ये क्लियर है सबको? व्हाट विल बी द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ये बताओ। 100। यस, यही पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको मत कर देना इस पर P1 P2 V2, दिस विल अगेन रिमेन एज 100। व्हाई? बिकॉज आगे का चैप्टर तो पढ़ेंगे, थर्मल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का नाम सुना है? इक्विलिब्रियम का मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम। हो क्या रहा है, वॉल्यूम बढ़ा है तो नो डाउट रेट ऑफ कंडेंसेशन घट गया, वॉल्यूम बढ़ा है तो आपने रेट ऑफ कंडेंसेशन, अब मॉलिक्यूल का नीचे जाने का रेट कम कर दिया और इवेपोरेशन का रेट बढ़ा दिया। लेकिन फिर कभी एक समय आएगा ना जब हमेशा जा करके वापस से 100 ही हो जाएगा। सर लीच-एम्पलियर्स प्रिंसिपल। हाँ, तो इससे टोटल प्रेशर कितना होगा बताओ, आंसर कितना लिखोगे? सबको समझ में आया कैसे करना है Sir, इस can you क्वेश्चन explain को? this again? मान लो तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, वॉल्यूम जब बढ़ा दिया तो उसी इंस्टेंट वेपर प्रेशर का भी कितना हुआ होगा? वेपर का जो हुआ होगा, तुमने वॉल्यूम 50 mm हो गया होगा, मान लिया 50 mm हो गया उसका पार्शियल प्रेशर, लेकिन फिर से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वापस ऊपर जाएंगे एंड दे विल अगेन मेंटेन दैट प्रेशर बैक टू 100। रेट
इक्विलिब्रियम ये आगे पढ़ोगे और इक्विलिब्रियम चैप्टर में और क्लियर होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहेगा, बिकॉज जिस रेट से वेपर जा रहा है उसी रेट से वापस लिक्विड आएगा। तुमने जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया, नो डाउट फॉर अ गिवन इंस्टेंट वेपर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी वेपर का क्या हुआ, कम हुआ, और इवेपोरेशन चल ही रहा है। लेकिन फिर से वही काम होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ रहा है, बढ़ते रहेगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर टोटल प्रेशर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम और आफ्टर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये तो 350 रहेगा, बट लिक्विड कितना हो जाएगा, लिक्विड वापस कितना हो जाएगा, 100। तो इसका मतलब द फाइनल प्रेशर विल नाउ बी इक्वल टू हाउ मच। सर टेम्परेचर बदल दिया तो ये नहीं रहेगा ना, मतलब हाँ, टेम्परेचर बदल गया तो फिर तो पूरा कहानी चेंज, वो तो आगे पूरा लिक्विड स्टेट का ही बात करेंगे, वो तो हम लोग उस चैप्टर पर ही जाएंगे, वो तो भी छोड़ देना है। ये गैस लॉस के साथ जब ये ऐसे लिक्विड्स को मिला दिया जाए जिनका वेपर प्रेशर होता है, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेना है कि हाउ टू डील विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच इंक्लूड गैस आल्सो एज वेल एज अ लिक्विड व्हिच इज exerting its own vapor pressure. So important point is pressure applied by vapor of any liquid is same at any given temperature. हाँ, yes, will remain same. हाँ, इसमें एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड आपके पास नीचे में पानी भी अच्छा खासा सफिशिएंट क्वांटिटी में है, ये प्रोवाइडेड है, अजम्पशन है। अरे यार, तुमने जैसे ही इसका उसी समय वॉल्यूम बढ़ाया तो वेपर का लिक्विड कितना हो गया, 50, है ना। 50 से वापस 100 जाने में किसका कंट्रीब्यूशन है, मॉलिक्यूल जो लिक्विड के हैं। अब मान लो तुमने लिक्विड ही इतना कम लिया है कि 50 वेपर प्रेशर का सपोर्ट ही नहीं कर पाए, तब तो नहीं होगा। तो ये हम लोग का अजम्पशन है कि हम लोग के पास लिक्विड अच्छा खासा क्वांटिटी में है। समझा क्या बोला? हाँ सर, वो हम लोग का अजम्पशन है। तो ये सिलेबस का पार्ट है या नहीं है? हाँ हाँ है, क्यों नहीं है, बहुत टोटल है सिलेबस का पार्ट। से एक प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट थोड़ा आगे वाला है, कहीं मेंशन नहीं है तो उसको मान सकते हो, अदरवाइज इसके बाद कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, पूरा है, क्वेश्चंस है। तो ये कंप्लीट करता है ना चैप्टर को। हाँ, ये एक चीज ये है, ये दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ये क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। हाँ, इसका एक क्वेश्चन कराना था ताकि आप लोग को डाउट ना हो। और एक सर आपने बोला था फॉर्मूला का शीट दे दोगे एक लिस्ट। हाँ ठीक है बना दो। हाँ सर। सर तो इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स चालू होगा। यस 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 थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा एक काम करो, मैं तुम लोग को इस पर एक दे रहा हूँ, और बुकलेट आप लोग बना रहे हो ना, बुकलेट में मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो बनने चाहिए, बाकी डाउट देखेंगे। अच्छा देखो एक क्वेश्चन, हाँ परिल तुम तो बोल रहे हो अपने से। अच्छा उधर देखो एक क्वेश्चन दिया हो, देखो तो आया, शेयर हुआ सबको, शेयर हुआ सबको? सर क्वेश्चन नंबर 68 और 69। डोंट गेट कंफ्यूज बाय द टर्म आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट। मुझे 68 और 69 का आंसर जल्दी से बताओ। सेम टाइप का क्वेश्चन, 68 एंड 69, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर 68 का सी है।
इसको होमवर्क नहीं दूंगा, इसको जल्दी करो। सर तो हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन आपने जो लिखा है वो वापस समझा सकते हो एक बार शॉर्ट में? कौन सा है? जो अभी यहाँ स्क्रीनशॉट में लिखा हूँ यहाँ पर? हाँ स्क्रीन सर, में जो स्क्रीन पे। स्क्रीन पर वो है कि मान लो 40 लीटर लिक्विड था, 60 लीटर ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम था, 60 लीटर। इसमें हवा भी था और वेपराइज करके वेपर प्रेशर का खुद 100 था। तुमने अचानक से ऊपर का वॉल्यूम 120 कर दिया, तो टोटल प्रेशर निकालना है। सर 68 में करेक्ट दिया है ऑप्शन? क्या? 68 में करेक्ट दिया है ऑप्शन? हाँ एकदम करेक्ट है, सेम क्वेश्चन है ना। तुमने हवा के साथ और बेंजीन है, लिक्विड बेंजीन है, बेंजीन का अरे मैंने तो वही क्वेश्चन दे दिया क्या? ओ, बेंजीन का प्रेशर कितना है? 100। तो हवा का कितना होगा? सर 2050 है। हाँ आंसर 2050। हवा का होगा 650। 69 का आंसर भेजा है। हाँ, 750 मतलब टोटल प्रेशर है। हाँ टोटल प्रेशर बन गया सबको 68 वाला। हाँ सर 68 का आंसर सबको आया? सी व्हाट इज द आंसर फॉर 69 वन? सर मैंने भेजा है। हाँ वेरी गुड। देखो तो आंसर सबको आ रहा है, कुछ करना है तो बोलो। सर मैंने भी आपको। ये समझा कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं? थोड़ा सा इसमें इक्विलिब्रियम मिक्स्ड है, बट इक्विलिब्रियम से और क्लियर होगा। बट यहाँ मत लगा देना टोटल सर प्रेशर निकाल के। ये वेपर एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। वेपर अगर ऊपर जाएगा ना तो वापस लिक्विड इसको वापस सेटिस्फाई कर देगा, कम हुआ तो ज्यादा बढ़ा देगा। और अगर कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? मान लो कंप्रेस करके वॉल्यूम घटाते तो क्या होता? वेपर वापस किस में चला जाता? लिक्विड में। लेकिन वेपर प्रेशर कितना रहेगा हर इंस्टेंट? वेपर प्रेशर विल रिमेन एज 100। आगे बढ़ो। हाँ हो गया सबको समझ में आया? एनीबॉडी किसी को करना है तो बोलो। 66 68 पूछा ना जितेश? सर वो वो नहीं करना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ऋषिकेश, आइडियल गैस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, लेकिन वेपर प्रेशर जो लिक्विड और वेपर है वहां मत कर देना। वहां पर इनिशियली कम होता है नो डाउट, बट फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो वहां का आंसर बस चेंज कर, ठीक है ना? अच्छा सर आपने अभी क्या बोला, रिपीट कर सकते हो? मैं ये बोला हूँ कि इस क्वेश्चन में आइडियल गैस ही लगा रहे हैं, लेकिन जो लिक्विड जो कि वेपराइज करके वेपर प्रेशर दे रहा है, उसके लिए जैसे ही वॉल्यूम डबल होगा प्रेशर इमीडिएटली हाफ हुआ होगा। 100 था तो 50 हुआ होगा, बट फिर से वही रेट ऑफ इवेपोरेशन और बड़ा होगा, कंडेंसेशन कम हुआ होगा, फाइनली अगेन इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड एंड फाइनली दैट प्रेशर विल अगेन कम आउट टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू। कितना? 100, जो उसका वेपर प्रेशर है। हाँ बोलो। So the answer of the 69th question is D, right? Yes, 69th is D and 68th is C. सर ये और एक क्वेश्चन है ना, इसका फॉर्मूला लिख लो। दिस इज √2। सबका डेरिवेशन है, बट अब कितना कराऊं यार, कुछ तो चीजें अब फिजिक्स में भी करो। एनसीईआरटी में ये तो नहीं दिया है, लिख लो इसको। और मीन फ्री पाथ बताए थे ना? मीन फ्री पाथ कितना था फॉर्मूला? 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार। सर वी बार क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तुम लोग का शायद ये फिजिक्स में है, बट केटीजी देखना तो है क्या तुम लोग? मेरे ख्याल से तो फिजिक्स में है तुम लोग का, वहां एनसीईआरटी मेंशन किया है। ये क्या था? डायमीटर ऑफ सर मॉलिक्यूल। ये तो आपने लिखा है हम लोग। हाँ इसको याद रखना। नहीं इसका प्रूफ भी है, लेकिन अब ऐसे तो आगे बढ़ने दो मुझे थर्मोडायनेमिक्स में।
अगर कभी मिला डाउट क्लास में तो करा दूंगा प्रूफ। डाउट क्लास में रखो, अब मैं नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स ही जाऊंगा। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। इनफ कर दिए, इनफ। ध्यान से देखो, आराम से इतना नोट्स हो गया, उसी को देखो, आराम से क्वेश्चंस देखो, बहुत हो जाएंगे। और एन स्टार क्या था? Number of Z1 मॉलिक्यूल्स। हाँ सर Z1 में से बस सिंबल है ना? हाँ, सिंबल है। नंबर ऑफ कॉलिजन्स मेड बाय वन मॉलिक्यूल। सर वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर और किसी पर नहीं। सर वो मटेरियल हाँ बोलो, डेरिवेशन का ओरिजिन सेम ही रहेगा ना? किसका डेरिवेशन? ये जो डेरिवेशन है इन दोनों का सिमिलर ओरिजिन है ना? हाँ सिमिलर, सिमिलर। लैम्डा बेसिकली है v डैश बाई Z1। मौका अगर मिलेगा, एक्चुअली इतना सिलेबस वास्ट भी है ना, क्या करें। सिलेबस भी वास्ट है, क्वेश्चन भी कराने हैं, सबका डेरिवेशन भी है, क्या क्या है। तो इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन ठीक है, इतना कर लो। अच्छा, तो कल हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट? अभी गैस लॉस को ये हो गया। सर कल तो डाउट ले रहा हूँ। हाँ, कल कल डाउट, doubt गैस लॉस ओवर ही हो गया ऑफिशियली। कल डाउट, डाउट में क्या लेना है, कहाँ तक लेना है, सब लोग बता दो। पूरा कर लिए क्या? बुकलेट ये कहाँ तक करना है? पूरा ओनली बुकलेट, पूरा बुकलेट। पूरा बुकलेट? ठीक। हाँ यस सर। सर रेफरेंस बुक अभी तक नहीं हुआ। ना ना, रेफरेंस बुक के लिए 25 दिन रखो, बुकलेट ही अच्छे से करो। पहले आराम से इसको खाए हो, पचाओ। अब गैस लॉस को खत्म हो चुका है। आई एम मूविंग ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। वेडनेसडे से थर्मोडायनेमिक्स। वेडनेसडे से आप थर्मो हाँ एकदम पक्का, थर्मोडायनेमिक्स ही स्टार्ट होने वाला है।